गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2025 GS2 के प्रश्नों को लूँगा। आज जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया, क्रिटिकल एग्जामिन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ द USA। Question 14 इस प्रकार है, examine the evolving pattern of center-state financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the physical federalism in India? Question number 13 का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है, The appointed of judges in India has undergone significant evolutions initially under Article 124 and 217. The President appointed judges after consulting the Chief Justice of India (CJI). This change through three landmark cases collectively called the judges cases. First judge case 1981, SQT primacy upheld. Second judge case 1993, collegium system established, judicial primacy ensured. Third judge case 1998, collegium expanded to CJI plus 4 senior most judges of the Supreme Court. Thus the collegium system emerged as judicial innovations to safeguard independence of the judiciary. Advantage of collegium system: ensures judicial independence from executive interference, promotes continuity and stability in judicial appointments, protects constitutional democracy by insulating judiciary from political pressures. Disadvantages: opaque process, no formal criteria leading to allegation of favoritism, lack of accountability, decisions are beyond scrutiny, exclusion of executive and legislature, undermining checks and balances. Comparison with USA. In the USA, judges of the Supreme Court are appointed by the President with Senate confirmations. Advantages: transparent, involves multiple institutions, promotes accountability. Disadvantages: highly polarized, nominees after face ideological scrutiny, risking judicial neutrality. Critical view. While the Indian collegium safeguards judicial independence, its secrecy reduces public trust. Conversely, the US system is more transparent but risks parentency. India does require a balanced institutional mechanism, transparent like the US yet insulated from excessive politicization. इसका हिंदी का मॉडलेशन इस प्रकार है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया समय के साथ बदली है। प्रारंभ में अनुच्छेद 124 और 217 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। यह व्यवस्था 3 ऐतिहासिक मामलों से परिवर्तित हुई जिन्हें सामूहिक रूप से जजेस केस कहा जाता है। पहला जजेस केस 1981, कार्यपालिका की प्रधानता को बरकरार रखा। दूसरा जजेस केस 1993, कॉलेजियम प्रणाली स्थापित, न्यायपालिका की प्रधानता। तीसरा जजेस केस 1998, कॉलेजियम का विस्तार, CJI प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक नवाचार के रूप में विकसित हुई। कॉलेजियम प्रणाली के लाभ: न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका से सुरक्षित रखता है, न्यायिक नियुक्तियों में निरंतरता और स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, राजनीतिक दबाव से मुक्ति। हानियाँ: अस्पष्ट प्रक्रिया, पक्षपात और भाई भतीजावाद के आरोप, जवाबदेही का अभाव, निर्णय जांच से परे, कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका का बहिष्कार, संतुलन का ह्रास। अमेरिका की तुलना: अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नामित और सीनेट की स्वीकृति से नियुक्त होते हैं। लाभ: पारदर्शिता, बहुसंस्थागत सहभागिता, जवाबदेही। हानि: अत्यधिक राजनीतिकरण, विचारधारात्मक जांच से न्यायिक निष्पक्षता प्रभावित। आलोचनात्मक दृष्टि: भारत में कॉलेजियम स्वतंत्रता को तो सुरक्षित करता है परंतु पारदर्शिता की कमी से जनविश्वास घटता है। वही अमेरिका की प्रणाली अधिक पारदर्शी थी लेकिन राजनीतिकरण का खतरा है। भारत को ऐसी संतुलित प्रणाली की आवश्यकता है जो अमेरिका जैसे पारदर्शिता दे और साथ ही न्यायपालिका को राजनीति से सुरक्षित रखे। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म्स इम्पैक्टेड द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया हैव बीन ए डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ फेडरल गवर्नेंस shaped by the constitutional framework, 5-year plans, finance commissions, and changing development priorities.
Evaluation in the context of plan development. With the launch of 5-year plans, 1951, states became heavily dependent on the Center for Plan Assistance through the planning commissions, leading to vertical physical imbalance. Resource transfer were carried out through a three-channel mechanism: finance commissions, planning commissions, and central ministries. This often resulted in excessive central discretions, limiting fiscal autonomy of states. Post-1991 reforms encouraged decentralization, with state playing a greater role in investment, infrastructure, and welfare policies. Recent reforms and physical federalism. 14th Finance Commissions 2015 sharply increased states' share in divisible pool from 32% to 42%, strengthening physical autonomy. Abolition of planning commissions 2014 and establishing Niti Aayog reduced schemes had further influenced physical federalism. Conclusion: the evolving pattern of center-state financial relations shows a gradual move from centralized planning towards greater physical autonomy of states. However, reforms like GST and increasing conditionalities reflect continuing challenges. Strengthening physical federalism requires balancing national priorities with genuine state level flexibility. इसका हिंदी का मॉडल इस प्रकार है: भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संविधान की रूपरेखा पंचवर्षीय योजनाओं, वित्त आयोग और बदलती विकास प्राथमिकताओं से निरंतर प्रभावित होते रहे हैं। नियोजित विकास के संदर्भ विकास 1951 पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के साथ ही राज्यों की योजना व्यय हेतु केंद्र पर निर्भरता बढ़ गई। संसाधन अंतरण का ढांचा 3 माध्यमों से हुआ: वित्त आयोग, योजना आयोग और केंद्रीय मंत्रालय। इसमें केंद्रीय विकासाधिकार बढ़ा और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो गई। 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों ने विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन किया और राज्यों की भूमिका निवेश अवसंरचना एवं कल्याण नीतियों में बढ़ी। हालिया सुधार और राजकोषीय संघवाद। 14वें वित्त आयोग 2015 ने राज्यों की दर योग्य हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी, जिसमें वित्तीय स्वायत्तता मजबूत हुई। योजना आयोग का अंत 2014 और नीति आयोग की स्थापना ने विकेंद्रीकरण हस्तांतरण को घटाया। जीएसटी 2017 के समान अप्रत्यक्ष कर ढांचा बनाया, सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया, पर राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्ति कम कर दी। कोविड-19 काल में जीएसटी क्षतिपूर्ति विवाद में केंद्र राज्य तनाव को उजागर किया। प्रदर्शन आधारित अनुदान FRBM लक्ष्यों तक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं ने राज्यों पर अतिरिक्त दबाव डाला। निष्कर्षतः केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का स्वरूप केंद्रीकृत योजना से धीरे धीरे अधिक राज्य वित्तीय स्वायत्तता की ओर बढ़ा, किंतु जीएसटी और बढ़ती शर्तों जैसी चुनौतियां अभी मौजूद हैं। सुदृढ़ राजकोषीय संघवाद हेतु राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और राज्यों के लचीलापन आवश्यक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।